अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और आपको बताती चलूँ, हमारा आज का टॉपिक है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी एंड बोन मैरो एग्जामिनेशन। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फुरकान हसन साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आज कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, तो इसलिए काफ़ी सारी हमारे देखने वालों को इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, काफ़ी सारी चीज़ें उनके सामने भी आएंगी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आया ये टेस्ट है क्या और ये किस बीमारी के लिए करवाया जाता है? जी इंशाल्लाह। तो मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर सैयद फुरकान हसन जी और मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ और जिनाब जी सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी जी काम किया है। मैंने अराउंड 33 ईयर्स NICH में, अब मैं वहाँ से रिटायर हूँ। और ये टेस्ट जो हैं, ये दो टेस्ट जो आपने नाम लिए हैं, इनके ये कॉमन टेस्ट नहीं है और हर लैब के अंदर या हर मेडिकल फैसिलिटी में अवेलेबल नहीं होते, ओके। क्योंकि ये स्पेसिफिक के अंदर स्पेशल टेस्ट हैं। इसके लिए आपको अलग फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं। तो और लेकिन ये दोनों टेस्ट हैं इम्पॉर्टेंट, और हर जगह पे अवेलेबल ना होने की वजह से मरीज़ों को भी बड़ी परेशानी होती है। वो देखते हैं कि कहाँ पे टेस्ट हो रहा है। तो अब मतलब ये कुछ बड़ी लेबॉर्ट्रीज में ही हो पाते हैं, मतलब आप नॉर्मल जो छोटी लेबॉर्ट्री से आप प्रॉपर जो अमूमन टेस्ट करवाते हैं वहाँ आपको फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। ओके जी। अच्छा, इसके अंदर अब जो है ये ईसा लैब के अंदर ये हमने स्टार्ट कर लिया है। तो ये दोनों टेस्ट जो हैं वहाँ पे हमारे अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। जी ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये किस बीमारी के लिए टेस्ट होते हैं? अच्छा, ख़ास तौर पे ये FNAC जिसको एब्रीवेशन है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी का। तो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी उसमें कराया जाता है जिसमें अगर किसी मरीज़ के जिस्म में कहीं पे कोई लिम्फ नोड्स या कोई स्वेलिंग्स या ट्यूमर्स जो पाए जाएं, तो उनको जो है उस मटेरियल उसका उस स्वेलिंग में से, उस ट्यूमर में से हम उसको एस्पिरेट करते हैं मटेरियल नीडल के ज़रिए। उसकी स्लाइड्स बनाई जाती हैं। अच्छा। फिर उसके स्पेशल स्टेन्स होते हैं और इस पर स्टेन्स करके उसकी माइक्रोस्कोपी करके डायग्नोसिस दी जाती है। बहुत से टेस्ट ऐसे हैं जो बहुत सी डायग्नोसिस ऐसी हैं जो FNAC के ऊपर बआसानी हो सकती हैं। ये बहुत इनएक्सपेंसिव टेस्ट है और इसका फ़ायदा ये है कि बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं, और ये वो ज़्यादा ट्रॉमेटिक नहीं है टेस्ट, मतलब इसमें तकलीफ़ नहीं होती, कोई स्कार वगैरह नहीं रहता। एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये निमल बदल तो नहीं है सर्जरी का, लेकिन बहुत सी सूरत हाल में हमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि जिसके अंदर हमें सर्जरी नहीं करनी पड़ती और बगैर सर्जरी के ये टेस्ट हो जाता है, और इससे बहुत प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस मिल जाती है हमें। ठीक है सर, इस टेस्ट की अहमियत क्या है? इस टेस्ट की अहमियत जो है, तो सबसे बड़ी तो ये है कि देखें लीजन जो हैं, जो मैंने जिस तरह बताया कि स्वेलिंग्स या ट्यूमर जो हैं वो उनके लिए कराया जाता है। तो उसके अंदर हर किस्म की स्वेलिंग या ट्यूमर्स। अच्छा, मैं एक चीज़ माजरत के साथ यहीं पे पूछना चाहूँगी, ये स्वेलिंग, ये ट्यूमर्स स्किन के ऊपर या अंदर वेन्स की तरफ कहाँ, ये थोड़ा सा ये अगर क्लियर हो जाए तो फिर चीज़ें और बेहतर हो। स्किन के अंदर भी हो सकते हैं, स्किन के नीचे ही पाए जाएंगे। आपके स्किन से ऊपर जो है वो ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पेट के अंदर, आपके लंग्स के अंदर, जहाँ पे ये नज़र नहीं आते वहाँ से भी ये टेस्ट हो सकता है। उसके अंदर हमें अल्ट्रासाउंड की और CT स्कैन की गाइडेंस लेनी पड़ती है। उसकी गाइडेंस के अंदर हम ये टेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है ये ऑब्वियस हमें बाहर नज़र आ रहे हैं। ख़ासतौर पे गर्दन पे आपने देखा हो कि स्वेलिंग हुई भी होती है। ये बेसिकली सिस्ट होती है इसमें, जो है ये सिस्ट भी होती हैं और दूसरे ट्यूमर्स भी होते हैं। अच्छा। तो इसका ख़ास पर्पज़ जो है वो टेस्ट का ये है कि आपको मलिग्नेंट और बिनाइन के अंदर जो है वो डिफ्रेंशिएट करना होता है कि अगर ये स्वेलिंग है तो वो मलिग्नेंट है, फॉर एग्जांपल कैंसरस है, या बिनाइन है। ठीक। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर साहब एक चीज़ तो मैं ज़रूर पहले पूछना चाहूँगी, फिर इस टॉपिक में और डिटेल से हम बात करेंगे,
क्योंकि हम कभी भी अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हमें, मैं पाकिस्तान की कोई बुराई नहीं कर रही या उन लोगों की नहीं, कहने का मकसद ये है कि हमारी रिसर्च चीज़ों पे नहीं होती, तो फिर जो सुनी सुनाई बातें होती हैं हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अमूमन ये होता है कि कुछ टेस्ट जो होते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके नुकसानात भी होते हैं, तो इस टेस्ट के भी कोई नुकसानात होते हैं? हाँ नहीं, इस टेस्ट के कोई ऐसे ख़ास नुकसानात नहीं हैं, क्योंकि इसके लिए ना तो कोई हमें कोई बड़ा इक्विपमेंट चाहिए होता है, ना कुछ और ज़रूरी चीज़ें चाहिए। सिर्फ एक नीडल से जो है हम इसका एक फाइन नीडल कहलाती है, जो 20 गेज की 18 to 20 गेज की नीडल से जो पतली होती है, ज़्यादा मोटी नहीं होगी। अच्छा। तो उससे हम जो है हमें टेक्निक होती है, उसको उससे टेक्निक से करके आप उसका मटेरियल निकाल लेते हैं, और उसमें ना तो ज़्यादा इतना पेनफुल होता है और ना कोई उसका स्कार मौजूद होता है। तो आराम से पेशेंट जो है वो इतना पेन होता है कि आराम से पेशेंट जो टॉलरेट कर लेते हैं, सुई चुभने का पेन होगा बस, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। तो डॉक्टर साहब ये बच्चे बड़े सबके लिए ये टेस्ट इसी तरीके से होता है या बच्चों के लिए ये टेस्ट नहीं है, एक एज के बाद है, थोड़ा सा ये भी हमें पता चल जाए? जी जी, नहीं, ये टेस्ट जो है किसी भी एज के अंदर कराया जा सकता है, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में, हर उसमें जहाँ पे जिसके पास जिस पेशेंट के अंदर स्वेलिंग आपको नज़र आ रही है वो टेस्ट उसमें हो सकता है। अच्छा, और ये किन मरीज़ों और किन बीमारियों के लिए करवाया जाता है? एक तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि बिनाइन कंडीशन और मैलिग्नेंट कंडीशन को सेपरेट करने के लिए कि ये चीज़ जो है कैंसरस है या कैंसरस नहीं है। ओके। आज कैंसर के अंदर भी जो है वो बहुत सारी डिजीज़ हैं, जो कैंसर के अंदर भी तो बहुत सारी डिजीज़ आती है ना, मतलब फॉर एग्जांपल लिम्फोमा है, लिकीमिया है, दूसरे और ट्यूमर्स हैं, न्यूरोब्लास्टोमा ख़ास तौर पे बच्चों में ज़्यादा होता है, बड़ों के अंदर लिम्फोमा ज़्यादा पाया जाता है, और बहुत सारी किस्में हैं जो कैंसर की किस्में होती हैं, वो भी हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। और दूसरा पार्ट जो है इसका नॉन कैंसरस है। नॉन कैंसरस के अंदर भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जिसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी इस यहाँ पे जो इंडो पाकिस्तान का जो एरिया है हमारा, यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है। तो ट्यूबरक्लोसिस के अंदर जो है ये हमारी यहाँ पे लिम्फ नोड्स बढ़ जाती हैं, सर्वाइकल के अंदर, एक्जिला के अंदर, तो हम उसको वहाँ से आराम से उसके ऊपर टेस्ट करके उसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ख़ास तौर पे नॉन मैलिग्नेंट के अंदर ट्यूबरक्लोसिस, दूसरी सिस्ट भी होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, बहुत सी जगहों पे सिर्फ ओनली पस जो है ख़ास तौर पे मर्दों के अंदर शेव वाइव करने की वजह से अगर कोई रीजनल लिम्फ नोड्स वगैरह जो हैं वो बढ़ जाती हैं या उसमें पस पड़ जाती है और पस लोकलाइज होती है वो, तो हम वो टेस्ट करके ये बता सकते हैं कि हाँ ये इसमें सिर्फ पस आई है या ये मैलिग्नेंट है या ये बिनाइन है या ट्यूबरक्लोसिस है। तो इस तरह की बहुत सारी डायग्नोसिस जो हैं हम इस टेस्ट से कर सकते हैं आराम से। और जो हमें फॉर एग्जांपल अगर हम बायोप्सी करेंगे तो बायोप्सी में हमें मिनिमम 1 वीक to 10 डेज़ जो है उसकी रिपोर्ट आने में लगती है, और उसका प्रोसीजर भी लंबा है, और उसके लिए हमें सर्जरी करानी पड़ती है। सर्जरी के एक्सपेंसेस दें और थिएटर के एक्सपेंसेस दें, यानी कि ये तो इस चीज़ों से ये एक्सपेंसिव नहीं है। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, आपको विदिन 2 डेज़ आपको मैक्सिमम रिपोर्ट मिल जाएगी। तो ये इसके टेस्ट के फ़ायदे हैं। अच्छा। सेकेंड एक ये फ़ायदा भी है कि अगर फॉर एग्जांपल स्वेलिंग है तो सबसे पहले शक किया जाता है कि ये स्वेलिंग कोई खुदा न खासा कैंसरस तो नहीं है, तो वो उस पेशेंट के लिए बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसको होता है। तो अगर वो लंबा प्रोसीजर हो तो उसके अंदर टाइम ज़्यादा लगेगा। इसमें यह है कि आप फौरी तौर पे ये टेस्ट कर लें तो पेशेंट को काफ़ी हद तक सेटिस्फेक्शन मिल सकती है, क्योंकि तकरीबन इसमें जो है 80 to 90% डायग्नोसिस जो है वो हमारी कोरिलेट करती है उस बायोप्सिस के साथ। तो इसमें बहुत कम चांसेस हैं कि रिजल्ट्स के अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंस हो। जी। तो एक ये उसका जो पेशेंट का जो साइकोलॉजिकल है या जो स्ट्रेस लेवल है वो हम फौरी तौर पे कम कर सकते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, ये टेस्ट जैसे कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं कि जो आप बार बार जल्दी नहीं करवा सकते, तो इस टेस्ट का क्या ये है कि एक बार या एक बार से ज़्यादा भी करवा सकते हैं? हाँ, ये टेस्ट करवा सकते हैं आप जितनी दफ़ा चाहें, लेकिन अगर एक दफ़ा में डायग्नोसिस हो गई है उस पेशेंट की और उसकी ट्रीटमेंट हो गई और उसका इफेक्ट्स
हमें ट्रीटमेंट के अच्छे मिल रहे हैं तो दोबारा कराने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं उस पेशेंट में। लेकिन अगर उसी अगर पेशेंट में दोबारा चीज़ हो जाए, अगर उसी पेशेंट में दोबारा ये चीज़ हो जाए या कहीं और हो जाए तो वो कर सकते हैं, उसकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अच्छा, तो अच्छा, और एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि ये स्किन के अंदर भी और बाहर भी जो आपने मुझे बताया कि उसके लिए ये टेस्ट होता है। अब कैंसर तो बहुत किस्म के हैं, आप देखिए हड्डियों का भी कैंसर है, क्या उसके लिए भी ये टेस्ट है? थोड़ा सा अगर ये डिटेल में बता दें। इसमें जो है देखें, सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है कि हम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ओनली हम उसके ऊपर FNAC के ऊपर या उसके रिजल्ट्स के ऊपर रिलाई नहीं करते। हमें सारी चीज़ें देखनी होती हैं, उससे एफिलिएटेड और कौन से टेस्ट हैं, पेशेंट किस एज ग्रुप का है, उसमें कौन सी डिजीज़ जो है कॉमन हो सकती हैं, किस साइड पे है, कहाँ से निकाला गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एब्डोमेन में से है या किडनी के पास है या कहीं बोन के अंदर है, तो उसकी हर एक की डायग्नोसिस अलग अलग होती है। अच्छा, ठीक है। अब डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि जब ये टेस्ट होता है फिर उसके बाद ट्रीटमेंट किस तरह से होते हैं, और आपने अभी तक ये टेस्ट ये कब पाकिस्तान में कब से ये टेस्ट आया है, मुतारिफ हुआ है, और किस तरह से लोग इससे जो है फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि बड़ा एक्सपेंसिव होते हैं कैंसर के टेस्ट और इस तरह के। अब अगर ये एक्सपेंसिव नहीं है तो ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है देखने वालों के लिए, एक अगर जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए एक अच्छी और नई चीज़ है कि एक्सपेंसिव नहीं है। तो थोड़ा सा ये बताइएगा ये पाकिस्तान में कब आया ये टेस्ट, या ये चीज़ कब मुतारिफ हुई और किस तरह से इसका रिज़ल्ट आ रहा है? अच्छा, देखिए ये दुनिया में जो है तकरीबन 1950 और 1960 के दरमियान जो है ये इंट्रोड्यूस हुई थी और चलती, और जब से हमारे पाकिस्तान में भी इसका 60-70 से, या अब उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन 80s के बाद जो है पाकिस्तान में भी इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है और ये कॉमनली की जाती है। पर फिर वो हर लेबॉर्ट्री में क्यों नहीं हो पा रहा, क्या इसकी क्या वजूहत हैं? वो थोड़ा इसके वो टेक्निकल लोग कम हैं इसके लिए। ओके। टेक्निकल लोग कम हैं, हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से नहीं कर रहे। ठीक है जी। अब डॉक्टर साहब मैंने जैसे आपसे ये पूछा कि इसके बारे में बताइएगा कि आया इस टेस्ट से और दूसरे जो कैंसर के और बाकी बीमारियों के जो टेस्ट होते हैं उसमें क्या फ़र्क है? एक तो आप फ़र्क आपने बताया कि रिपोर्ट्स जो है वो उस टेस्ट में कुछ दिन बाद आती है, ये 2 दिन बाद आती है, और भी कुछ इसके फ़वाइद ऐसे हों जो आप बताना चाहें? लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये FNAC जो है जब हम करते हैं तो एक तो डायग्नोसिस इससे हम क्लिनिकल ही देखते हैं और दूसरी चीज़ें भी साथ शामिल करके दूसरे टेस्ट वगैरह देख के कोऑर्डिनेट करके करते हैं। सेकेंडली कैंसर को जो है सिर्फ एक FNAC की रिपोर्ट के ऊपर डायग्नोज या ट्रीट नहीं किया जा सकता। अच्छा। मुश्किल होता है, बहुत सी जगहों पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम इसके अंदर ट्यूमर मार्कर्स वगैरह लगाएं। ऑन्कोलॉजिस्ट को इसकी पूरी टाइपिंग भी चाहिए होती है कि किस टाइप का है ये। तो हम इसी FNAC के ज़रिए जो है अगर मटेरियल हम अच्छा ले लें तो उसके अंदर स्लाइड्स जो बनानी होती है हमें कम से कम 4-5 स्लाइड्स बना लेते हैं, उसके ऊपर मटेरियल ले लेते हैं और उसको देख लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम थोड़ा सा ज़्यादा मटेरियल लेके उसका क्लॉट बन जाता है, क्लॉट का लोथरा सा बन जाएगा उसका। उसको हम जो है फॉर्मलिन में डाल सकते हैं। फॉर्मलिन एक केमिकल है जिसके अंदर ये प्रिजर्व कर लेते हैं बायोप्सीज, जिसके अंदर बायोप्सी ख़राब नहीं होती, और फिर उसको एज इट इज़ प्रोसीड करते हैं जिस तरह से हम सर्जिकल बायोप्सी लेके उसको प्रोसीड करते हैं। तो उस क्लॉट के ऊपर जो है हम ट्यूमर मार्कर्स जो ख़ास तौर पे होते हैं कि किस ट्यूमर पे कौन से मार्कर्स लगने हैं और वो पॉजिटिव आए हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है कि ये कौन सा ट्यूमर है। और अच्छा, पेशेंट का क्या फीडबैक है इस टेस्ट के हवाले से? देखिए मैंने तो बच्चों में बड़ों में दोनों में किया है, लेकिन थोड़ा सा उनको साइकोलॉजिकल थोड़ा सा वो पहले ब्रीफ करना पड़ता है कि देखें इसमें कोई ये तकलीफ दे टेस्ट नहीं है, सिर्फ ओनली नीडल जो है वो सिर्फ हल्की सी लगनी है। और अक्सर जो है पेशेंट पूछते हैं कि जिसमें हम एनेस्थीसिया दे दें आप, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि एनेस्थीसिया देने के लिए भी तो आपको सुई लगानी पड़ेगी ना, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तो उसी के ज़रिए बस उसको लगाए बगैर अगर हम ये वाली नीडल से आपको लगाएंगे तो उसमें वो हो जाएगा बगैर एनेस्थीसिया के। लेकिन अगर फिर भी चाहें तो इसके लोकल एनेस्थीसिया के स्प्रे आते हैं, ट्यूब्स आती हैं, वो लगा सकते हैं और उसके बाद जो है हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। उससे मामूली सब दर्द में और फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा, इस टेस्ट को करने से पहले कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, पेशेंट के कौन से ऐसे प्रॉपर दूसरे टेस्ट करवाए जाते हैं, या कितने टाइम पहले क्या चीज़ें हैं जिनको रोका जाता है, या ये टेस्ट जो है इसको करने में कितना टाइम कितना वक्त दरकार होता है? अच्छा नहीं, इसके लिए कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं है। ये ऑफिस प्रोसीजर है, मतलब आप क्लिनिक के ऊपर ये प्रोसीजर कर सकते हैं।
नहीं, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो भी कोई इशू नहीं है, अगर उसकी शुगर हाई है तो ये टेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है? कोई इशू नहीं, क्योंकि देखें एक सिर्फ नीडल जा रही है, ठीक है, उससे जो है आप इन्फेक्शन वगैरह का जो है ख्याल रखना है आपने कि स्टरलाइज तरीके से करें, आप उसको प्रॉपर तरीके से जगह को साफ़ करना है, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। तो इन्फेक्शन अगर ना हो उसमें तो कोई ऐसे कोई उसका फिर वो नहीं होता। इस टेस्ट के बाद इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं? अगर प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं आप, प्रॉपर फॉर एग्जांपल आपने उसको अल्कोहल से साफ़ नहीं किया और आपके फॉर एग्जांपल आपकी नीडल ख़राब थी, आपके हाथ ठीक नहीं थे, ग्लव्स सही नहीं थे, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन बहुत मिनिमम है, क्योंकि एक सिर्फ ओनली नीडल जो है हमने अंदर डालनी है। अच्छा, तो इसीलिए आप लेबॉर्ट्रीज कम हैं और जिनमें ये टेस्ट हो रहे हैं, और अगर आप करवाना चाहें तो एक ऐसी लेबॉर्ट्री को ज़रूर आप वो करें कि जहाँ से आपका टेस्ट प्रॉपर तरीके से हो और इन्फेक्शन का ख़तरा ना हो। और अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद क्या मामला किस तरह से बिगड़ते हैं? अगर थोड़ा सा ऐसे पेशेंट भी तो यकीनन एक आध तो आए ही होंगे। देखिए ऐसा होता है थोड़ा बहुत कभी के क्या ये जो है हल्का सा क्या ब्लू स्पॉट नीला निशान पड़ सकता है, ठीक है, वो ब्लड का होता है कि वहाँ पे ब्लड जो है स्किन में थोड़ा सा जमा होता है, लेकिन वो सेल्फ रिलीविंग होता है, वो खुद ही ठीक हो जाता है, खुद ही ठीक हो जाता है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बर्फ़ से थोड़ी सी टकोर कर लें तो उससे ठीक हो जाएगा वो। अदरवाइज़ कोई ऐसा इसका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखा गया। अच्छा, और इस टेस्ट को करने में कितना वक्त दरकार होता है, कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स। 10 मिनट्स 15 मिनट्स, और उसके बाद पेशेंट वैसे उठ के खड़ा हो जाएगा। मतलब कोई वो नहीं है, तो ये तो वरना आप दूसरा टेस्ट करवाएं उसके लिए तो पहले सोचा जाता है कि पेनफुल और ये सारी चीजें, कोई स्कार होगा ना कुछ होगा, ओनली सिर्फ आप सनी प्लास लगा दें उसके ऊपर, ज़्यादा दो नेक्स्ट डे वो सनी प्लास उतार लें और डेट्स इट। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने जिस तरह से कहा कि लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, आपके पास जिस तरह से पेशेंट आते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जहाँ एकदम से कैंसर वाला लफ्ज़ मुंह से निकलता है तो मैं कहती हूँ जितने भी आपके आवाज़ आप मजबूत हो आप वहीं कमज़ोर हो जाते हैं। तो किस तरह पेशेंट को फिर आप गाइड करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा मुश्किल मैं समझती हूँ मरहला है, क्योंकि सुनने के बाद तो मैं समझती हूँ कि अब अगर जैसे मैं इस पर बात भी कर रही हूँ तो मुझे एक अलग अजीब सा फील आ रहा है, बिल्कुल एक घबराहट सी फील हो रही है। तो जिसके साथ होता है वो सोचता है बस ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, क्या पता अब इसका टेस्ट हो, ट्रीटमेंट हो, ये दोबारा हो जाए और मैं ना ठीक हूँ, क्योंकि कैंसर एक लफ्ज़ ऐसा है ना कि लोग कहते हैं कि ये ख़त्म होने वाली चीज़ें ये दोबारा भी हो सकती है। नहीं, इसमें जो है सबसे पहले हम पेशेंट को जो है वो कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। एक तो सबसे पहले अगर किसी को शक भी हो कैंसर का तो हम उसको यही बताते हैं कि देखें ये तो हम आपका टेस्ट कर रहे हैं अभी टेस्ट करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि कैंसर आपको है भी या नहीं। हो सकता है कैंसर ना हो, आपको कोई अच्छी चीज़ हो, मतलब अच्छी बीमारी हो जो ट्रीटेबल हो, जो ट्रीटेबल हो बिल्कुल, तो एक तो उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं और दूसरा फिर उनको बताया जाता है कि देखें कि सिर्फ एक नीडल आपको लगनी है और विद इन 5 मिनट्स आपका टेस्ट है तो आप उसमें करा लें। तो और फिर दूसरा जो है पेशेंट इससे भी ज़्यादा घबराते हैं कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल नेक के आसपास जो है ज़्यादातर स्वेलिंग्स होती हैं, और थायराइड ग्लैंड जो है आपने सुना हो कि थायराइड ग्लैंड जो हैं ये भी बढ़ जाते हैं अक्सर। तो थायराइड ग्लैंड की भी जो है इसकी FNAC कराई जाती है ये देखने के लिए कि ये मलिग्नेंट है या बिनाइन है। तो उसके अंदर जो है ज़ाहिर अगर नेक के अंदर कोई नीडल या कोई प्रोसीजर कर रहा हो तो पेशेंट वैसे ही घबरा रहे होते हैं, तो उसके लिए जो है एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है कि आपके पास जो करने वाला है वो एक्सपर्ट हो, तो उसमें फिर कोई उसकी उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं होते और इजीली हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने अभी आपसे बात की कैंसर एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको सुनते ही लगता है कि ये इसमें मैं आपको मैं ये बताऊँ कि कैंसर जो है प्रोसीजर करते हुए तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब डायग्नोसिस हम दे रहे होते हैं ना तो उस वक्त वाकई बड़ी तकलीफ हो रही होती कि जब हम डायग्नोसिस दे रहे हों, किसी मरीज़ को बता रहे हों, और ख़ास तौर पे बच्चों को कि ये जो है इस बच्चे को कैंसर है ये, तो ये बड़ा स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है उस वक्त हम लोगों के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सब कैंसर का रेशो ज़्यादा मतलब बच्चों में पाया जा रहा है कि या जो एक टीनेजर हैं, आपने जो देखा है उस हवाले से अगर कुछ बताना चाहें? बच्चों के अंदर जो है लिम्फोमा की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। तो लिम्फोमा जो है बहुत कॉमन है कि एक न्यूरोब्लास्टोमा है और दूसरे भी डिजीज़ हैं मलिग्नेंसीज, वो कॉमन है, लेकिन लिम्फोमा बहुत कॉमन है। लेकिन लिम्फोमा की ट्रीटमेंट फिर भी बेहतर है और हो जाती है, अच्छी ट्रीटमेंट है उसकी, और अब तो ट्रीटमेंट वगैरह
ज़्यादा अच्छी होती जा रही है, तो उसके इफ़ेक्ट्स अच्छे आते हैं। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इस टेस्ट की जो बात कर रही हूँ अपने देखने वालों को, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जब आप कैंसर का टेस्ट करवाते हैं या आपको कैंसर हो जाता है या आपको डॉक्टर से ये कहता है कि टेस्ट करवाना है, अब तो आपके जहन में आता है कि एक बड़ा महंगा, अब एक ऐसी बीमारी है जो बड़े पैसों वाली बीमारी है, इस पर आप टेस्ट भी करवाएं तो भी पैसे, ट्रीटमेंट करवाएं तो भी पैसे, और फिर ज़िंदगी भी ऐसी लगती है कि अब आधी अधूरी हो गई है, पता नहीं अब हमने किस तरह सर्वाइव करना है। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें जो कैंसर के साथ जो टेस्ट हो रहे हैं, जिस तरह से ट्रीटमेंट हो रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं दुनिया भर में जिस तरह से जदीद टेक्नोलॉजी है और ये ट्रीटमेंट्स बहुत बेहतर तरीके से हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान में भी इसी तरह से हो रहे हैं? देखिए, जो प्रोसीजर्स हैं वर्ल्ड के अंदर और पाकिस्तान में, तकरीबन सब एक ही जगह पे एक ही जैसे होते हैं, क्योंकि रिसर्च जो है वो एक होती है और उस रिसर्च को सब फॉलो करते हैं और उसी को फॉलो करके जो है वो उसकी डायग्नोसिस की जाती है और ट्रीटमेंट की जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऐसे इदारे मौजूद हैं बहुत से कि जहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी हो जाते हैं और उनकी ट्रीटमेंट भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल NICH है जहाँ पे मैंने काम किया है, इसी तरह से और चिल्ड्रंस हॉस्पिटल्स वगैरह हैं जो इसके ऊपर ऐसे इदारे काम कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्ट में मैं देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें? हाँ, बस मैं यही कहूँगा कि इसको जो है जो भी आपकी स्वेलिंग हो जिस्म के अंदर, उसको जो है लाइट ना लिया जाए और उसको प्रॉपरली उसके डॉक्टर को दिखा के उसकी ट्रीटमेंट की जाए या उसकी टेस्ट कराए जाएं। और दूसरा, अक्सर ऐसा होता है हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि बहुत छोटी सी स्वेलिंग होती है उसके साथ आ जाते हैं, तो अगर कोई पीनट के बराबर अगर कोई स्वेलिंग है तो वो तो नॉर्मली गर्दन में इधर उधर आपके होती है नॉर्मली, वो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई एलमंड साइज़ मतलब बादाम से ज़्यादा या अखरोट के बराबर अगर कोई स्वेलिंग है तो उसको ऐसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, उसका फौरी तौर पे डॉक्टर को दिखा के उसके टेस्ट और उसका इलाज करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। इसमें तकरीबन हमने ये देखा है कि जो जितने भी टेस्ट किए गए हैं, जो स्टडीज़ हुई हैं, उसमें हमारे पास जो है 80% जो है वो बिनाइन चीज़ें आई हैं, मतलब नॉन कैंसरस डिजीज़ आई हैं, और 20% जो है वो कैंसरस डिजीज़ आई हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लेके आए, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो K21 पे हेल्थ 21 जो कि ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।